हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम काफ़ी दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो फाइनली आज हमारा नंबर सिस्टम का ये आखिरी लेक्चर है। इसके अंदर जो भी बचे खुचे हमारे कंसेप्ट हैं, उसको हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे, ठीक है ना? और ये क्लास हमारा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग प्राइम नंबर के बारे में बात किए हैं। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के ऊपर काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के जितने भी टाइप हैं, ठीक है ना? हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे, ठीक है ना? तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है? बढ़ते हम लोग अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग तो रियल नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमारा होता है क्या? नेचुरल नंबर, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएँ। और ये सब देखो, आप लोगों को पता होगा कि ये सब इसका डेफिनिशन क्या होता है, लेकिन हम लोग एक बार देख लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं हमारे, ठीक है ना? 1 से स्टार्ट होता है और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यही क्या होता है हमारा? इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है? इसको हम लोग डिनोट करते हैं n से, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या होना चाहिए, जो भी काउंटिंग नंबर है 1, 2, 3, 4, ये सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, ठीक है ना? अब जैसे ही देखो, यानी कि अगर हम लोग ये नेचुरल नंबर है, ठीक है ना? इसमें अगर 0 भी इंक्लूड कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये होल नंबर बन जाएगा, यानी कि ये पूर्ण संख्या बन जाएगी, ठीक है ना? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? W से, ठीक है ना? अब ये ध्यान से देना है, यानी कि इसके बाद क्या करना है? इंटीजर्स आ जाएगा हमारा। इंटीजर्स का मतलब देखो, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? इसको हम लोग डिनोट करते हैं Z से। Z से क्योंकि देखो, इसका नाम जैसे हम लोग नेचुरल नंबर का नाम क्या है? यानी इसका पहला अक्षर N से शुरू हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको N से किए, इसको W से किए, लेकिन इसको Z से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके बारे में जो है, जेहलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही बताया था पूर्णांक के बारे में, ठीक है ना? इसीलिए उनके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं? इसको Z से डिनोट करते हैं, ठीक है ना? अब देखो, यानी कि ये देखो नेचुरल नंबर है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना? ये पॉजिटिव नंबर है, ये क्या है? उसी का नेगेटिव नंबर है और बीच में क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है ना? तो यानी कि इंटीजर जो होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक होता है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना? इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर, तो यानी कि जेड के ऊपर क्या दे देंगे हम लोग? प्लस। इसका मतलब हो गया क्या? जेड प्लस का मतलब हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है हमारा? ये है हमारा नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना? तो इसको हम लोग बोलेंगे जेड माइनस। और ये क्या है? 0 तो कोई कुछ भी ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है ना? ये दोनों चीज़ हो सकता है। तो ये हो गए हमारे इंटीजर्स, ठीक है ना? इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? जेड से। इसके बाद आता है हमारा रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब देखो, रेशनल नंबर होता क्या है? हम लोग किसी भी कोई भी नंबर जो बट्टे के रूप में हो, यानी कि p/q के फॉर्म में हो, ठीक है ना? और नीचे जो है q का वैल्यू 0 नहीं हो, ठीक है? और एक और कंडीशन हमारा p/q जो है, देखो ये p भी इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए, यानी कि p एंड q बोथ आर इंटीजर, ठीक है ना? दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा, देखो ये 1/2 है, जैसे कि यहाँ पे बट्टा में है 1/2। अगर मान लो कि ये 2 यहाँ पे 0 हो गया, ये q का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है ना? और डिफिनिशन में बोला क्यों गया है कि q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये समझ लेते हैं। तो देखो, किसी भी नंबर के नीचे क्या होता है? 0 अगर लग जाता है, तो ये जो नंबर है अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है ना? ये नंबर क्या होता है हमारा? अनडिफाइंड होता है, इसका कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, इसको हम लोग इनफाइनाइट लेके चलते हैं, ठीक है ना? यानी कि ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसीलिए बोला जाता है इसके डिफिनिशन में कि q का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? और p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना? जैसे देखो √3, ठीक है ना? इसको भी हम लोग इसके नीचे 1 लिख देंगे, तो ये भी p/q के फॉर्म में है कि नहीं? ये भी p/q के फॉर्म में है, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है। ये क्या है? रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना? रैशनल नंबर ये होता नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो ये देखो, ये दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, p/q के फॉर्म में है, q जो है 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि देखो ये 1 तो इंटीजर है, लेकिन ये √3 क्या है? √3 इंटीजर नहीं है। √3 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इसीलिए ये क्या हो गया? ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है ना? तो ये तीनों ही कंडीशन जरूरी है हमारे लिए। पहला कंडीशन क्या है? कोई भी जो नंबर है p/q के फॉर्म में होना चाहिए, q जो है हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? और तीसरा कंडीशन क्या है? p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। उनमें से अगर कोई भी एक भी क्या होगा? हमारा इंटीजर नहीं हुआ, तो वो नंबर हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है ना? इसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो, ये 2 भी इंटीजर है, 2 इंटीजर है, लेकिन ये रेशनल नंबर भी है, यानी कि परिमेय संख्या भी है, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, ठीक है ना? अब देखो, एक और क्वेश्चन है हमारा, क्या 0 बताओ, 0 जो है हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा भी गया है स्टेटमेंट में। तो क्या 0 बताओ, ये p/q के फॉर्म में है कि नहीं? तो क्या हम लोग 0 को लिख सकते हैं कि नहीं? 0/1। देखो, दोनों कंडीशन है, p/q के फॉर्म में लिख दिए,
क्यू जो है 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, और ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, यानी कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोग समझ लिए। अब इसके बाद क्या आता है, एक होता है हमारा, उसके बाद जो रेशनल नंबर के बाद जो रेशनल नहीं होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा, यानी कि अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। इसके अंदर क्या एग्जांपल आ जाएंगे, देखो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे कि जो होता है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, हम लोग पढ़े थे कि नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप का होता है, ठीक है ना। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला, यानी कि जो रिपीट करता है, जैसे कि 0.3 पे बार, यानी कि 0.3 बार बार आ रहा है, तो ये क्या होता है, इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना हम लोग सीखे भी थे पिछले वीडियो में, यानी कि जब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए, ये तो ये क्या हो गया, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है ना, यानी कि जो नॉन रिपीटिंग होता है, यानी कि जिसमें कोई भी पैटर्न नहीं फॉलो होता है, कोई भी चीज रिपीट नहीं होता है, तो वो भी क्या होता है हमारा, वो भी हमारा होता है इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। जैसे 0.10, 100, 100, ठीक है ना, फिर 1 के बाद 4 जीरो आ जाएगा। देखो इसमें कोई भी एक नंबर हम लोग को पता नहीं चला कि कौन रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 1 जीरो आ गया, फिर यहाँ पे 2 आ गया, तो इसमें भी कोई पैटर्न नहीं है, तो ये भी क्या है, ये हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। जैसे कि हमारा हो जाएगा पाई का वैल्यू, ठीक है ना, पाई भी होता है क्या, इसका भी वैल्यू हम लोग को एग्जैक्ट नहीं पता है, हम लोग इसका अप्रॉक्स लेके चलते हैं, ठीक है ना। पाई का ये जो वैल्यू है 3.14 या फिर 22/7, ये क्या है, ये हमारा अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है ना। ये हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक अप्रॉक्स वैल्यू मान लिए हैं, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। ये पाई क्या है हमारा इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। और कोई भी रूट में नंबर हो, जैसे जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो, अगर कोई पूछेगा कि √4 जो है, ये देखो ये भी रूट में है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका जो है स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ये कितना होता है, इसका स्क्वायर रूट 2 होता है, और 2 क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो ये इसको भी हम लोग, इसको भी इरेशनल मत बोल देना, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना, वो होता है इरेशनल, जैसे √2, √3, √5, ठीक है ना, ये होता है। एक और होता है हमारा ई क्या है हमारा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इसका वैल्यू भी क्या होता है, 2.71 अप्रॉक्स होता है, ठीक है ना। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये भी जैसे पाई का वैल्यू लेते हैं हम लोग अप्रॉक्स में, वो भी इसी तरह इसका वैल्यू 2.71 होता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान देना है कि ई भी क्या है, ई भी एक तरह का अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब जब देखो रियल नंबर की बात करें, जब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या, तो यानी कि कोई भी नंबर देखो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को जब मिला देंगे, तो यही क्या हो जाता है हमारा, ये होता है रियल नंबर, ठीक है ना, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होता है हमारा, रियल नंबर हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे 22/7 क्या है, तो ये भी देखो ये रियल नंबर है, ठीक है ना, रियल नंबर है, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग समझ लिए। अब देखो एक और चीज हम लोग को समझना है, यहाँ पे जो डिफिनेशन हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, इसमें देखो इसके ऊपर स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। जैसे कि और हम लोग पूछ लें, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, देखो यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हम लोग सबसे पहले पढ़े हैं, नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 से लेके स्टार्ट होता है, ये कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। उसके बाद आता है होल नंबर, इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है ना, ये भी इनफाइनाइट तक। फिर उसके बाद आता है इंटीजर, यानी कि जेड, इसमें मान लो कि ये नेगेटिव नंबर है, और फिर ये जीरो हो गया, ठीक है ना, ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर, ये जीरो। और इसके बाद क्या आता है हमारा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, ठीक है ना। ये तीनों कंडीशन क्या होता है हमारा, फॉलो होना चाहिए। और उसके बाद आ गया हमारा इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, √2, √3, या फिर ऐसा वैल्यू जिसका क्या हो, कोई भी एक, कोई भी चीज पैटर्न फॉलो ना हो, इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो देखो क्वेश्चन में पूछता है कि क्या जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर हैं कि नहीं है, तो कैसे हो जाएगा, देखो हम लोग बोल सकते हैं, देखो ये जितना भी नेचुरल नंबर है, जब लोग ऊपर से नीचे आएंगे, जितने भी नेचुरल नंबर है सबके सब क्या है, होल नंबर में इंक्लूड है। उसी तरह जितने भी होल नंबर है, देखो ये जितने भी होल नंबर है सबके सब इसमें इंक्लूड है कि नहीं, तो ये भी होल नंबर हो सकते हैं। अब जैसे ये हो गया, ये भी क्या है हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है ना। उसी तरह रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, देखो ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों अलग अलग होता है, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो अब लेकिन हम लोग जब ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है ना, ऊपर से
नीचे जाए तो ये सही है, लेकिन जब जैसे ही हम लोग ये जाएँगे रिवर्स, तो अगर कोई पूछेगा कि क्या जितने भी इंटीजर हैं सब के सब क्या होल नंबर हैं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो इसमें नेगेटिव नंबर है, इसमें नेगेटिव नंबर है ही नहीं। हम लोग ऊपर से नीचे आएँगे तो यानी कि वो सही हो सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाएँगे तो वो सही नहीं होगा, ठीक है ना? इसको हम लोग एक चार्ट में डिनोट कर लेते हैं, देखो। ये हो गया हमारा जितने भी नेचुरल नंबर है, ठीक है ना? सब के सब क्या होते हैं? सब के सब होल नंबर होते हैं। और जितने भी होल नंबर हैं सब के सब क्या हो जाएँगे? सब के सब इंटीजर हो जाएँगे, ठीक है ना? और जितने भी इंटीजर हैं सब के सब क्या हो जाएँगे? सब के सब रेशनल हो जाएँगे, ठीक है ना? ये क्या बन गया? जितने भी क्या हो जाएँगे? रेशनल हो जाएँगे, ठीक है ना? लेकिन इर्रेशनल क्या होता है? बिल्कुल अलग होता है। ये जो है इरेशनल नंबर है, ये बिल्कुल अलग होता है। और जब इन तीनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? इन सबको जब मिला देते हैं ये रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है हमारा? ये बन जाता है हमारा रियल नंबर, ठीक है ना? तो इस चीज को भी ध्यान देना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, वो भी स्टेटमेंट वाइज। अभी हाल ही में जो एसएससी हुआ है, एसएससी का सीजीएल हुआ है, सीएचएसएल हुआ है, तो उसमें भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों को भी एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है, ठीक है ना? बढ़ते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट के ऊपर। अब आते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर। जैसे हम लोग रियल नंबर पढ़े हैं, अब आते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना? इमेजिनरी नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, ठीक है ना? जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि जो कोई भी रियल नंबर है वह या तो रेशनल होगा, नहीं तो इरेशनल होगा। लेकिन क्या पता, जैसे कि रूट 4 हम लोग बोल दिए तो इसका वैल्यू होता है 2। लेकिन अगर क्या रूट में क्या हो जाएगा, रूट में देखो, रूट में 1 यहाँ पे लिख दिए तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। लेकिन क्या रूट में -1 होता है तो इसका वैल्यू निकलता है कभी? इसका वैल्यू तो कभी नहीं निकलेगा, इसका रियल वैल्यू होगा ही नहीं। क्योंकि देखो, यहाँ पे रूट में से कौन बाहर निकलता है? जिसका डबल यानी कि पेयर बनता है, यानी कि इसका मतलब 2 इंटू 2 तो 1 2 बाहर निकल गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 1। तो क्या यहाँ पे माइनस गुना माइनस लिखेंगे, ये तो प्लस बन जाएगा, ठीक है ना? यानी कि रूट में क्या हो, माइनस हो, तो इसका वैल्यू निगेटिव। ये देखो, इसका वैल्यू जो है रियल नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना? इसका वैल्यू क्या होता है, हम लोग इसको आयोटा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना? इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या, आयोटा। ये क्या हो गया, आयोटा, ठीक है ना? यही क्या होता है, हमारा काल्पनिक संख्या होता है। यानी कि ये वैल्यू जो है रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। इसको डिनोट कैसे करते हैं, आई से। यानी कि आई का वैल्यू क्या होता है, आयोटा, ठीक है ना? तो आई का वैल्यू किसके इक्वल है, रूट अंडर -1 के। तो कोई भी नंबर जिसमें क्या हो, आयोटा हो, वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है ना? ध्यान देना है। तो यानी कि जैसे ये इस टाइप का हो सकता है 3 + 2i, ठीक है ना? 3 - 2i, तो इस टाइप के हो सकते हैं ये नंबर। यानी कि कोई भी नंबर a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में हो, ठीक है ना? या फिर a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हो, और a और b क्या हो, रियल हो। जैसे देखो, ये a और b 3 और 2 क्या है, रियल है। उसी तरह a और b क्या होंगे, रियल होंगे। जहाँ आयोटा का वैल्यू कितना है, रूट अंडर -1, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे हो सकता है ऐसे, देखो ये हमारा रियल नंबर हो गया, ठीक है ना? और ये क्या हो गया, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना? दोनों में कोई भी मेल नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल रियल नंबर है, ये बिल्कुल अलग है, और ये भी बिल्कुल अलग है, ठीक है ना? तो इन सभी चीजों पर हम लोग ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट के ऊपर। अब देखो कुछ यानी कि इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है ना? इवन नंबर क्या होता है, ये तो सब लोग जानता होगा कि ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है ना? और ऑड नंबर क्या होता है, विषम संख्या है। यानी कि ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या है। ये तो सबको पता होगा। इसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना? तो प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो किसी से कटता ही नहीं है। जैसे कि मान लो कि 2 है, तो 2 क्या है, ये या तो 1 से कटेगा, नहीं तो केवल अपने आप से कटेगा। मान लेते हैं 5 है, तो ये देखो 1 से कटेगा, नहीं तो 5 से ही कटेगा, ठीक है ना? ये 13 है, या तो 1 से कटेगा, नहीं तो 13 से ही कटेगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये 2 ही नंबर से कट सकता है, या तो 1 होना चाहिए, नहीं तो दूसरा क्या होना चाहिए, वो खुद के खुद, ठीक है ना? तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या, ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएँ, यानी कि प्राइम नंबर्स। इसके दो तरह के हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं। एक हम लोग बोल सकते हैं कि गुणनखंड के आधार पर, ठीक है ना? जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। देखो 1 और 2 ये क्या है, दोनों इसके गुणनखंड है, ठीक है ना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हो गया प्राइम नंबर 1, एक और वही संख्या खुद, ठीक है ना? तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। इसका एक और डेफिनेशन क्या है, इसका जो है यानी कि केवल 2 ही फैक्टर हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या। और ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो या तो 1 से कटे और खुद से कटे, उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या। यानी कि इसके दोनों के दोनों डेफिनेशन हम लोग को ध्यान देना है। और ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं, ठीक है?
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, उन सबको हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है ना? पूछे जाते हैं और ये भी ध्यान देना है कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना? और ये याद रखना है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो और कौन-कौन होते हैं वो भी ध्यान देना है। देखो सबसे पहले 2 होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सब होते हैं, ठीक है ना? और ये होता है हमारा 97 लास्ट में। तो इतने नंबर हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि 1 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो क्या हो जाएंगे गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है ना? तो 1 से लेके 50 के बीच में कितने होते हैं, 15 नंबर होते हैं प्राइम नंबर। और 50 से लेके 100 के बीच में कितने हो जाएंगे, देखो 1 से 100 के बीच में कितने थे, 25 थे, तो जरूर यहाँ पे 10 होंगे, ठीक है ना? तो यही हो जाता है 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है ना? तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है और ये भी ध्यान देना है कि कौन-कौन नंबर होता है जो प्राइम होता है 1 से लेकर 100 के बीच में, ठीक है ना? अब देखो प्राइम नंबर से रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कि देखो ये 1 जो है, 1 हम लोग पढ़ेंगे, आगे चल के हम लोग कंपोजिट नंबर देखेंगे कि क्या होता है। देखो 1 जो है केवल इसका 1 जो है केवल 1 से ही कटता है। इसका खुद ही देखो 1 क्या है, इसका खुद ही 1 ही हो जाएगा। तो देखो इसके 2 ही प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या है कि उसके 2 फैक्टर्स होते हैं। देखो इसका तो एक ही फैक्टर है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना? यानी कि 1 जो है एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है? और ये कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है, ठीक है? कंपोजिट नंबर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं आगे चल के। यानी कि 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है? अब देखो 2 ऐसा है, 2 जो है हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और ये एकलौता ऐसा नंबर है, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है ना? 2 एकलौता क्या है, इवन है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो ये 2 क्या है हमारा, इवन है, 2 से कट जाता है। बाकी इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर है दुनिया में, वो सब क्या होते हैं, ऑड होते हैं, ठीक है ना? ये सब ऑड नंबर होते हैं। लेकिन इकलौता क्या है, 2 इवन है, ठीक है? तो इसको भी ध्यान देना है हम लोग को। ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड, ठीक है ना? यानी कि जो भी प्राइम नंबर है वो ऑड होते हैं। देयर आर इन्फिनिटली मेनी प्राइम नंबर्स, ये तो देखो प्राइम नंबर की संख्या क्या है, कितनी है, इनफाइनाइट है, ठीक है ना? और एक और फैक्ट ध्यान देना है, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में स्टेटमेंट के हिसाब से, कि कोई भी प्राइम नंबर को, ठीक है ना, जो 3 से बड़ा हो, मोर देन 3 हो, ठीक है ना, 2 और 3 इसमें इंक्लूड नहीं होता है। इससे बड़े जितने भी हैं प्राइम नंबर वो सब क्या होते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं 6n + 1 या फिर 6n - 1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना? यानी कि 6 से डिवाइड करने पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 शेषफल बचना चाहिए। इसको जब 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 5 शेषफल बचना चाहिए, ठीक है ना? तो किसी भी प्राइम नंबर को दुनिया के 2 और 3 को छोड़ के जब उसको 6 से डिवाइड करोगे तो या तो +1 शेषफल बचेगा, नहीं तो +5 शेषफल बचेगा, ठीक है ना? इन्हीं दोनों में से कोई भी एक शेषफल बचेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6n + 1 और 6n - 1। तो ये चीज़ ध्यान देना है, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे ये देख लेते हैं, इस पे अप्लाई करोगे तो आप फॉलो हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है ना? यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और 3 को छोड़कर लगातार 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर हमेशा सम संख्या होता है। ये भी चीज़ ध्यान देना है, देखो 2 और 3 क्या है, और यहाँ पे मान लेते हैं 5 है, ये फिर 7, 11, 13। तो देखो 2 और 3 को छोड़ के देखो इनके बीच का लगातार जो है, ये दोनों लगातार नंबर है, इनके बीच का गैप कितना है, 1 है, ठीक है ना? तो ये अब देखो किसी भी तुम 2 ले लो, इन दोनों के बीच का गैप ले लो, 2 होगा, इसके बीच का गैप 2 होगा, इसके बीच का गैप 4 होगा, इसके बीच का गैप भी 2 होगा, ठीक है ना? मान लो यहाँ पे 17 ले लेते हैं यहाँ पे, और फिर 19 ले लेते हैं। देखो इनके बीच का गैप क्या है, 2 है। यानी कि केवल 2 और 3 के बीच का गैप क्या है, एक ऑड नंबर है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं, ठीक है ना, उनके बीच का जब गैप निकालेंगे जो लगातार नंबर हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 7 और 13 के बीच में गैप निकाल लो, ये लगातार नंबर नहीं है। तो ये क्या होता है हमारे साथ, ये होता है हमेशा ऑड नंबर और इवन नंबर, ठीक है ना? तो ये चीज़ भी ध्यान देना है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देके भी समझाया हुआ है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट के ऊपर। अब आते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर के ऊपर। देखो जैसे हम लोग प्राइम नंबर पढ़े हैं, ठीक है ना, प्राइम नंबर में क्या होता है कि केवल इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, फैक्टर नंबर 1 और फैक्टर नंबर 2। लेकिन इसका इसका उल्टा क्या होगा कि ऐसा नंबर जिसके क्या हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, ठीक है ना? यानी कि वो 2 से ज़्यादा नंबर से कट रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है? जैसे कि देखो यहाँ पे 4 है, इसके कितने-कितने फैक्टर हैं? ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो देखो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए कि नहीं? इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए, यानी कि ये कौन-सा नंबर हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। यानी कि कंपोजिट नंबर, यहाँ पे इसका हिंदी थोड़ा-सा अजीब लिखा हुआ है।
ठीक है ना? वह संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, उन्हें संयुक्त संख्याएँ कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, इसको पढ़ लेंगे ध्यान से। अब देखो, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो क्या बताएँगे? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है क्या हमारा? 4। जैसे देखो, नंबर तो यहाँ से स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बताओ कि एक कैसा है? एक ऐसा नंबर है जो ना ही, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ना तो अभाज्य है और ना ही संयुक्त है, यानी कि ना ही कंपोजिट है। ठीक है ना? तो 2 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो बचा क्या? 4 ही बचा। ठीक है ना? तो 4 क्या है? हमारा सबसे छोटी कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना? एवरी कंपोजिट नंबर हैज़ एट लीस्ट 1 प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब देखो, कंपोजिट नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो उसका प्राइम फैक्टर तो आएगा ही, यानी कि कम से कम एक प्राइम फैक्टर तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये तो सही बात है। अब बढ़ते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है ना? ये जितने भी डिफिनेशन है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन सभी डिफिनेशन के ऊपर क्या होता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है ना? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, तो इन सभी डिफिनेशन को ध्यान देना है, और जितने भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे हैं उन सबको भी ध्यान देना है। अब चलते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। अब देखो, ये कुछ रूल्स हैं। ठीक है ना? यानी कि ऑड और ऑड को ऐड करेंगे तो इवन होगा, और ऑड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है ना? और इवन और एनी नंबर, इवन नंबर से क्या करेंगे? किसी भी नंबर से, या तो ऑड हो चाहे इवन हो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा। ठीक है ना? इवन और ऑड को ऐड करेंगे तो ऑड होगा, और इवन को ऐड करेंगे तो भी इवन ही होगा। ठीक है ना? और देखो, मेरे हिसाब से ये क्या करना है, ये जो रूल्स हैं, ठीक है ना, इनको ये रटना नहीं है। सिंपल सा बात है। देखो, अगर तुम्हारे पास आ जाए कि चलो ऑड प्लस ऑड क्या होगा, चलो कैसे बताओगे? सिंपल सा, देखो अपने से एक एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो। ऑड क्या, यानी कि तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? ऑड का मतलब 3। इसका ले लो कोई भी दूसरा, या तो तीनों ही ले लो, दोनों, इसको भी 3 ले लो, इसको भी 3 ले लो, या फिर इसको कोई और नंबर ले लो, 5 ले लेते हैं। तो देखो, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। देखो इवन नंबर आ गया कि नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ऑड और ऑड को ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा। ठीक है ना? ये रूल याद करने की जरूरत है नहीं, यानी कि कोई भी एग्जांपल के तौर पे हम लोग बना लेंगे। जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि इवन नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को इवन मिलेगा, तो चेक कर लेते हैं। मान लो इवन नंबर क्या है? 2 है। तो देखो यहाँ पे 3 से किए तो भी 6 आ गया, 4 से किए तो भी 6 8 आ गया। यानी कि देखो, ये इवन ऑड था, तो ऑड से किए तो भी इवन आया है। देखो, ये इवन था तो इवन से किए तो भी इवन आया है। यानी कि इवन नंबर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा? इवन ही होगा। ठीक है ना? तो इसको याद नहीं करना है, बस ध्यान देना है। ठीक है ना? इसको ध्यान रखना है, दिमाग में और रहेगा तो कोई बात नहीं, और भूल गए तो या क्या करोगे? ऐसे एग्जाम्पल लो और अपने मन से निकाल लो। ठीक है ना? अब ये क्वेश्चन पूछा है कि ए और बी दोनों विषम संख्याएं हैं। चलो, हमको पता नहीं है तो ए और बी को विषम मान लेते हैं। ठीक है ना? तो ए और बी को मान ले तो ये 3 मान लेते हैं, और बी को क्या मान लेते हैं? इसको भी 3 ही मान लो। तो पूछा है कि इनमें से कौन सम होगा। तो चलो, ऑप्शन नंबर 1 को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? इसको हम लोग हटा देते हैं इधर। यहाँ पे लेते हैं ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 3। तो यहाँ से कर लेते हैं 3 + 3 + 3 × 3 क्या हो जाएगा? 3 3 का 9, 9 और 6 15। तो ये तो इवन ऑड आ गया, पूछा है सम चाहिए हम लोग को। तो चलो, 3 पर 3 क्या हो जाएगा? 6, 3 और 3 6, और -1 5 हो जाएगा। देखो ये भी ऑड आ गया। 3 और 3 6 और 1 7, ये भी ऑड आ गया। देखो ये 3 और 3, 3 + 3 + 2 × 3 + 3 × 3, तो ये हो गया कितना? 6 और 9 दूना 18, 18 6 24। देखो ये इवन आ गया कि नहीं? और क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा इवन देगा, यानी कौन सम दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखो, याद करने की हमको जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग क्या कर लिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो अपने मन से एग्जाम्पल सोच लो और उसको अप्लाई कर लो। ठीक है ना? बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो, एक्स वाई जेड 3 विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है? यानी कि एक्स वाई जेड जो है तीनों डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि तीनों अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, इस तरह से कि एक्स सबसे छोटा है, वाई उससे भी छोटा है। ठीक है ना? और जेड क्या है? सबसे बड़ा नंबर है, और इनका तीनों का सम दिया हुआ है 70। ठीक है? तो 2 का मान बताइए, और यहाँ पे जेड होगा, ये जेड होना चाहिए। तो जेड का वैल्यू पूछा है। चलो, अब इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं प्राइम नंबर्स के ऊपर। हम लोग जानते हैं कि देखो, प्राइम नंबर क्या होते हैं? एक्सेप्ट टू, एक्सेप्ट टू। ठीक है ना? जितने भी प्राइम नंबर हैं सब क्या है? ऑल द प्राइम नंबर्स, ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड।
जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सब क्या है, ऑड है, और केवल इकलौता ऐसा ही नंबर है 2 जो क्या है, इवन है। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है। देखो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 70 है। तो अब देखो, अगर मान लेते हैं कि 2 इसमें होगा ही नहीं, इसमें से कोई ना कोई 2 होना चाहिए, ठीक है, मान लेते हैं 2 नहीं है। अगर 2 नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये भी ऑड, ठीक है ना, ये भी ऑड और ये भी ऑड, तीनों ऑड हो जाएंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, इन तीनों का सम क्या आना चाहिए, अगर तीनों ऑड हो गए तो इनका सम क्या आना चाहिए, ऑड प्लस ऑड, यानी कि 3 प्लस 3 प्लस 3, ये एग्जांपल ले लिए हैं 3, 5 भी ले सकते हैं, 3 त्रिका 9, यानी कि इसका 9 आ गया। यानी कि तीनों के तीनों नंबर अगर ऑड होंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा, ऑड ही आएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या है, इवन है, ठीक है ना। तो बस यही चीज पकड़ना है, अगर ये चीज पकड़ लिए तो क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कम से कम एक तो इवन होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कम से कम एक तो इवन होना ही चाहिए। अगर ये मान लो कि इवन हो गया, या फिर इन तीनों में से कोई भी इवन हो सकता है, और बाकी दो क्या हो गए, बाकी दो बच गए तो ऑड ही होंगे, क्योंकि एक के अलावा तो बाकी सब क्या है, सब ऑड ही होते हैं। तो ये ऑड और ऑड क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, और इवन प्लस इवन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर हो सकता है, यानी कि कोई ना कोई एक इसमें तीनों में से कोई दो है, ठीक है ना। तो देखो, इसको भी दो मानना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि बोला है कि एक्स क्या है, सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा है तो यही दो होगा, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वाई और जेड का वैल्यू कितना आ गया, इसको भेज देंगे ऊपर, एक्स का वैल्यू कितना मानना पड़ेगा, 2, तो ये हो जाएगा -2, यानी कि 68। अब देखो, हम लोग को पता चल गया है कि वाई और जेड क्या मिलके हो जाएगा, वाई और जेड मिलकर हो जाएगा 68। चलो अब यहाँ पे हम लोग को गेस करना है कि वाई और जेड हो क्या सकता है। ऐसे दो प्राइम नंबर बताओ जिनका सम क्या होना चाहिए, 68 होना चाहिए। तो पूछा है, चलो जेड का वैल्यू, जेड का मान पूछा है, तो ऑप्शन ही देख लेते हैं। गेस क्या करेंगे, ऑप्शन ही देख लेते हैं। अगर इसको हम लोग 29 रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए से जेड का वैल्यू दिया हुआ है 29, 29 अगर पुट कर लिए तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दो, 18 में से 9 गया 9, और ये हो जाएगा कितना, 5 में से 2 गया 3। ये तो गलत बात है, देखो क्वेश्चन में बोला है कि जेड सबसे बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे वाई सबसे बड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। चलो बी चेक कर लेते हैं। अगर इसको हम लोग 31 ले लिए तो इसको कितना लेना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा हम लोगों को 37, तो ये भी गलत है, जेड सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब देखो, ये इसको ऐसे भी करके देख लेंगे, इसको जब आधा करेंगे हम लोग, तो ये होगा 34, ठीक है ना। तो 34 आ गया इसका आधा, आधा करने पे, ठीक है ना। तो ये 34 जो है, 34 से तो ये कम ही होगा। अब 37 इसको चेक कर लिए हम लोग, ये भी नहीं हुआ, ठीक है ना। अब 37 चेक कर लेते हैं, तो इसको 37 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 31। देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, जेड ज़्यादा है, वाई क्या है, कम है, तो ये हो सकता है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर 43 लेंगे इसको, तो इसको कितना लेना पड़ेगा, 25, 25 क्या है, अभाज्य संख्या है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट हम लोग को ध्यान देना है कि अगर तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे। और इसके ऊपर देखो एक और क्वेश्चन पूछा है, देख दिखाते हैं हम। ये भी देखो तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है 38 है। तो देखो एक्स का अधिकतम मान पूछा हुआ है, यानी कि एक्स का जो है अधिकतम मान कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है वो। देखो इन तीनों का सम क्या है, एक इवन नंबर है, तो जरूर इसमें कोई ना कोई एक क्या रहा होगा, कोई ना कोई एक दो रहा होगा, ठीक है ना। दो तो रहा होगा कोई ना कोई, तो क्या एक्स को दो ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ क्वेश्चन पूछा है कि एक्स का अधिकतम मान बताना है, एक्स को ज्यादा से ज्यादा लेना पड़ेगा, तो जो सबसे कम है उसको किसी और को दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो 2, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 36, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग पुट कर लेते हैं वैल्यू, एक्स का वैल्यू पूछा है, तो चलो इसको चेक कर लेते हैं। ये अगर 19 होगा तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 17, ठीक है ना। इसको चेक कर लेते हैं, 23 को चेक कर लेते हैं, ये 23 हो गया, और इसको कितना होना पड़ेगा, इसको 13 होना पड़ेगा, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 31 को चेक कर लेते हैं, ये अगर 31 होगा तो ये कितना होगा, 5 होगा। 29 को अगर रखेंगे यहाँ पे, तो 29 और ये कितना हो जाएगा, 7 36, ठीक है। देखो तीनों चारों चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि चारों चारों एक्स और वाई के वैल्यू हो सकते हैं। लेकिन एक्स का क्या पूछा है, अधिकतम वैल्यू पूछा है, तो इसमें एक्स का अधिकतम वैल्यू कौन है, 31 है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 31, ठीक है ना। अगर बात करें सेटिस्फाई करने का, तो ये चारों के चारों सेटिस्फाई कर रहा है, देखो सबके सब प्राइम नंबर्स हैं, और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये
ऑप्शन हो जाएंगे हमारे। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम, देखो कंपोजिट यानी कि 53 से लेके, ठीक है ना, और कहाँ तक गया है 97 तक। पूछा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है ना, इसके बीच में जो है कितने कंपोजिट नंबर्स हैं। चलो यहाँ पे सबसे पहले टोटल नंबर कितने हैं ये निकाल लो। टोटल नंबर है कितने, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो ये एपी में है, लास्ट टर्म माइनस क्या फर्स्ट टर्म बटा में कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है प्लस 1, ये हम लोग एपी में सीख चुके हैं। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 44 प्लस 1 ये हो जाएगा 45, ठीक है ना, ये 45 यानी कि टोटल 45 नंबर्स हैं। अब इसमें से क्या करेंगे, देखो यानी कि यहाँ पे कंपोजिट नंबर ज़्यादा होते हैं, प्राइम नंबर्स थोड़े से कम होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके बीच में जितने प्राइम नंबर्स हैं उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो देखो इसको प्राइम नंबर्स को काउंट करने के लिए हम लोग एक तरीका पढ़े थे कि 50 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स थे, केवल 10 ही प्राइम नंबर्स थे, ठीक है। और देखो ये, और इसके बीच में कहाँ से स्टार्ट होता है, 51 तो प्राइम नंबर नहीं है, 52 भी नहीं है, 53 से स्टार्ट होता है, 53 क्या है प्राइम नंबर है, और ऐसे करके 97 तक जाता है। तो यानी कि टोटल इसमें इसके बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे 10, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर्स कितने होगा इसके बीच में, प्राइम नंबर हो गए 10, तो कंपोजिट नंबर कितने हो जाएंगे, देखो टोटल नंबर है कितना 45, जिसमें से 10 प्राइम नंबर हटा दो तो क्या बचेंगे, जो भी बचेंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे, यानी कि 35 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग समझ लिए। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो ये क्वेश्चन जो है काफी कैलकुलेटिव भी है और क्या है कंसेप्चुअल भी है। तो इसको अगर एक बार कंसेप्ट समझ लिए तो क्या हो जाएगा हमारा, हमेशा क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो बन जाएगा। तो देखो ये ध्यान देना है कि हम लोग जानते हैं कि अगर प्राइम नंबर कोई पी है तो इसके कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो एक होता है और एक प्राइम नंबर खुद होता है। लेकिन अगर हम लोग प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दिए तो इसके कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, एक तो 1 होगा, एक तो ये पी से भी कटेगा और इसके अलावा केवल पी स्क्वायर से ही कटेगा। तो देखो अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि ऐसा नंबर बताओ जिसके केवल 3 ही फैक्टर हो, तो कौन हो जाएंगे, केवल 3 ही फैक्टर होने के लिए वो प्राइम नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, और केवल 2 फैक्टर है तो क्या होना चाहिए, वो प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट पे जो है क्वेश्चन पूछा है, और इस बार सीजीएल 2025 में भी मेंस में, ठीक है ना, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा हुआ था और काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज थे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हम लोग को ध्यान देना है कि ऐसा नंबर जो देखो प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, उसी के केवल 3 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे उसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। माना कि पी क्यू आर और एस धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनके 3, ठीक है ना, एग्जैक्ट फैक्टर्स हैं। यहाँ पे बोला गया है कि उनके 3 ही हैं एग्जैक्ट फैक्टर्स, पी क्यू आर और एस क्या है, 3 फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जरूर प्राइम नंबर के स्क्वायर होंगे, ठीक है ना। एक और स्वयं यदि भी है, यदि q जो है बड़ा है p से, यानी कि ये जो q है ये p से बड़ा है और 2 अंकों की संख्याएं हैं और ये दोनों के दोनों है क्या है 2 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, r जो है ज्यादा है s से, यहाँ पे r ज्यादा है s से, और ये क्या है हमारे, और दोनों एक एक अंक की संख्या है, ये 1 डिजिट नंबर है, ये क्वेश्चन में बोल दिया है 1 डिजिट नंबर्स। तो चलो हम लोग ये तो जान लिए कि पी क्यू आर एस जो है, ठीक है ना, ये तीनों तीनों क्या है, किसी न किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर है। तो चलो प्राइम नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7, ठीक है ना, और फिर क्या लिखते हैं इसके बाद 11 फिर 13। अब देखो इसका स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि प्राइम नंबर का स्क्वायर ही क्या होता है, उसी के 3 फैक्टर्स होते हैं। तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 49, और फिर 11 का तो 121 हो जाएगा। तो 3 डिजिट में जाना ही नहीं है हम लोग को, इसको हटाओ। अब देखो 2 डिजिट का नंबर है पी और क्यू, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 डिजिट का कौन है, ये दोनों है। अब क्यू ज्यादा है, ठीक है ना, अगर क्यू ज्यादा है इसका मतलब क्यू को लेना पड़ेगा हम लोग को 49, और पी को लेना पड़ेगा कितना, पी को लेना पड़ेगा 25। ये चीज हम लोग समझ लिए। आर और एस देखो आर ज्यादा है और दोनों 1 डिजिट का नंबर है, तो यही इन्हीं दोनों में से कोई हो सकते हैं।
तो देखो आर का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, आर ज़्यादा है तो 9 हो जाएगा, और फिर एस का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा हम लोग को, एस कम है, ठीक है ना, तो एस कम है तो ये हो जाएगा 4। ये चीज़ हम लोग समझ लिए, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना है कि कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है, ठीक है, उसी के 3 फैक्टर्स होते हैं। दुनिया में और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है प्राइम नंबर के स्क्वायर के अलावा जिसके 3 फैक्टर्स हों, ठीक है ना। तो ये हो गए। पूछा क्या है, पूछा है हम लोगों से p माइनस क्यू माइनस 1 बटा में r माइनस एस। तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। p का वैल्यू कितना आया है 25, q का वैल्यू कितना आया है 49 माइनस 1 बटा में r माइनस एस, r कितना है 9, यह है 4। तो जब इसको माइनस करोगे तो देखो ये 50 हो जाएगा, तो यहाँ से ऊपर आएगा माइनस का 25, नीचे क्या आ गया 5, तो 5 से काट दिए 5 बार में, तो ये बच गया -5। आंसर आ गया हमारा क्या, -5। तो -5 तो दिया नहीं है, चलो यहाँ पे निकालते हैं कि इसका वैल्यू -5 आएगा। 1 माइनस एस, तो एस कितना है, एस है 4, यहाँ से तो -3 आ गया, ये तो नहीं हो सकता है। एस प्लस 1, एस कितना है 4, प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 5, लेकिन हमको चाहिए -5। माइनस एस कितना है -4 और -1, तो देखो यहाँ -5 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव भी था और काफ़ी कंसेप्चुअल भी था, तो ये कंसेप्ट ध्यान देना है हम लोग को, यहाँ पे लिख भी देते हैं। ये देखो अगर p क्या है हमारा, p है अगर हमारा प्राइम नंबर, है ना, तो इसके क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन, एक होता है 1 और एक होता है p। अगर p स्क्वायर है तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, इसके फैक्टर्स होंगे 3 फैक्टर्स, ठीक है ना। कौन कौन होंगे, एक होगा, p होगा और p स्क्वायर होगा। अगर मान लो कि p क्यूब है तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे, एक, p से भी कटेगा, p स्क्वायर से भी कटेगा और p क्यूब से भी कटेगा, ठीक है ना। तो इसके 4 फैक्टर्स होंगे, ऐसे करके हम लोग आगे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 4 फैक्टर्स होंगे 1 p स्क्वायर और p का पावर 3। तो ये कंसेप्ट को ध्यान देना है हम लोग को, स्पेशली ये 2 वाला, ठीक है ना, इसके 3 फैक्टर्स होंगे। इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इसको थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट हम लोग को ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मान लीजिए कि एक संख्या ए बी है, ठीक है ना, यानी कि जिसमें ए और बी इक्वल नहीं है, 2 अंक वाली एक अभाज्य संख्या है, इस प्रकार की बी ए भी अभाज्य संख्या है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर ए बी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, तो इसको पलट देंगे हम लोग, तो बी ए भी अभाज्य संख्या होना चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला भी गया है कि ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे कितने संख्याएं हैं, सबसे पहले वो पता कर लेते हैं। तो चलिए देखो 11 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन 11 में क्या है, दोनों इक्वल है तो नहीं लेंगे। देखो 13 हम लोग ले सकते हैं, और इसको पलटेंगे 31, तो ये भी प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना। फिर 17 आता है, ठीक है, तो 17 में क्या होता है 71। फिर 18 19, और 19 को करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 91। 91 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 7 से भी कटता है 13 से भी कटता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो 13 हो गया। अब देखो इसके बाद आता है 20 से शुरू करेंगे। अब जैसे ही 20 21 22 चेक करेंगे, तो जब इसको पलटेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो 21 है तो ये लास्ट में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 जब लास्ट में 2 आ गया, ये तो नंबर 2 से कट जाएगा। यानी कि देखो, यानी कि 4 से भी शुरू करेंगे 41 42, ये तो प्राइम नंबर है, लेकिन जब इसको पलट देंगे तो ये 14 हो जाएगा, लास्ट में 4 आ गया, तो ये 2 से कट जाएगा आसानी से। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी ए भी अभाज्य संख्या होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग ये सीख लिए कि इवन नंबर वजह से जो शुरू होता है, ठीक है ना, जैसे कि 2 से शुरू होता है, फिर 4 से शुरू होता है, 6 से शुरू होता है, ठीक है, वैसे ही वो सब क्या होगा, उसको हम लोग काउंट करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ से हम लोग ये सीख लिए, ज़्यादा ज़्यादा काउंट कर ही नहीं सकते हैं। अब इसमें करेंगे क्या हम लोग, इसको इरेज कर लेते हैं। अब 2 से शुरू नहीं करेंगे, 3 से शुरू करेंगे, तो 31 होता है, ठीक है ना। 31 हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। फिर हम लोग बात करेंगे 33 34 35, 35 तो नहीं लिखेंगे, 36 37, देखो 37 हम लोग लिखेंगे, अगर 37 प्राइम नंबर है तो इसको पलटेंगे तो ये भी प्राइम नंबर होता है, ठीक है। 39 नहीं होता है, 40, अब देखो 40 को तो चेक नहीं करेंगे, 41 क्योंकि लास्ट में क्या है, देखो इवन नंबर है, ठीक है ना, इसको चेक नहीं करना है। फिर 50 में चले जाते हैं, देखो 50 में भी नहीं करेंगे, क्योंकि देखो 50 से शुरू करेंगे, अगर मान लो ये 53 क्या है, प्राइम नंबर है, तो जैसे ही इसको पलटेंगे लास्ट में 5 आ गया, तो हम लोग जानते हैं कि लास्ट में 5 है या फिर 0 है, तो वो नंबर क्या होता है, 5 से कट जाता है, तो यानी कि 5 वाला भी नहीं चेक करेंगे। अब 6 वाले में भी जाएंगे तो वो इवन नंबर हो गया, उसमें चेक नहीं करेंगे। अब आते हैं सीधे 7 वाले में, तो 7 वाले में क्या होता है, 71 प्राइम नंबर है, तो देखो यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है ना। जो रिपीट हो गया उसको रिपीट दोबारा रिपीट नहीं करेंगे,
73 हो गया, ठीक है ना, 73 भी लिख चुके हैं हम लोग। और फिर 77 नहीं होता है, 79 होता है, ठीक है, 79 होता है। अब जब इसको पलटेंगे तो 97 होता है, ठीक है ना, 97 भी क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। और फिर जाएंगे, देखो 80 81, देखो 80 से शुरू करेंगे, लास्ट में देखो इवन नंबर आ गया। अब देखो यानी कि इसके बाद क्या करेंगे, 90 में जाएंगे तो 90 में 91 92, ठीक है ना, 97, तो 97 तो लिख ही चुके हैं, यानी कि इससे ज़्यादा नंबर हो नहीं सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि पूछा क्या है, ऐसी सभी संख्याओं का योगफल पता करना है। तो चलो सबको ऐड कर लेते हैं। 7 3 10, 10 और 2 12, 12 और 9 कितना 21, 21 और 7 28, 28 और 7 35, 35 और 3 38, बचा 3, 3 और 3 6, और 7 13, 13 7 20, 20 और 9 29, 29 और 7 36, 36 और 3 39, 40 और 1 41, यानी कि ऐसे कितने नंबर हैं हमारे पास, 418 हो जाएंगे इसका सम, ठीक है ना। और ऐसा पूछेगा कितने नंबर हैं कि जो जिसमें ए बी भी प्राइम नंबर है और बी ए भी प्राइम नंबर है, तो ऐसे कितने नंबर हो जाएंगे जिसमें ए और बी इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि 8 नंबर्स हैं। अगर मान लो कि ए इक्वल टू बी नहीं दिया होता तो देखो इसमें 11 भी इंक्लूड हो जाता, क्योंकि 11 भी प्राइम नंबर है, जब इसको पलट देंगे तो भी ये भी प्राइम नंबर है, तो इसको एक ही नंबर काउंट करेंगे क्योंकि दोनों नंबर सेम है, तो तब 9 नंबर हो जाता, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना जवाब देंगे, ठीक है ना। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है, यानी x क्या है, जितने भी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, तो कहाँ शुरू होता है 2 3 5 ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक जाएगा, और तथा विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है। y क्या है, विषम, तो देखो 2 को छोड़ के तो सभी विषम होते हैं, तो 3 + 5 यानी कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा। पूछा क्या है, x - y बताओ, यानी कि x में से इसको माइनस कर देंगे तो ये सब तो कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल 2 बचेगा, ठीक है ना। तो x - y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। आसान था ये भी क्वेश्चन। अब देखो ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं और सभी प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, ठीक है ना, जब करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, ये भी क्वेश्चन में पूछता है, इसका यूनिट डिजिट जो है क्या आएगा। चलो बताओ इसका क्या आएगा। देखो जितने भी प्राइम नंबर 2 × 3 × 5 × 7, अब कोई भी नंबर हो, जब देखो यहाँ पे जब 2 मिल गया और 5 मिल गया तो ये तो 0 बना देगा, 5 × 10, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन अगर पूछेगा कि प्रोडक्ट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स, तो इनका यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए। तो देखो ये ऑड तो इसको यानी कि 2 को छोड़ना पड़ेगा, 3 × 5 × 7 × 9, 9 तो नहीं आएगा, 11 आएगा, ठीक है ना। ऐसे करके तो इसका यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए। तो देखो इसमें 5 है, तो 5 देखो कितने भी नंबर में, किसी भी नंबर में 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आता है, 5 ही आता है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी ध्यान देना है, और ये बीपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछे हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है जब बीपीएससी एओ का प्री हुआ था, ठीक है ना, एएसओ का, उसमें पूछा गया था, ठीक है ना। तो इन दोनों क्वेश्चन को भी ध्यान देना है और इस वाले क्वेश्चन को भी ध्यान देना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब देखो दोनों के दोनों यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज, देखो एक और हम लोग कंसेप्ट पढ़ना है, हम लोग को प्राइम नंबर के बारे में पढ़ना है। को प्राइम नंबर्स ये होते क्या हैं, देखो प्राइम नंबर अलग होता है, को प्राइम नंबर अलग होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, ठीक है ना। ऐसे दो नंबर होते हैं, ऐसे 2 या 2 से ज्यादा नंबर, ठीक है ना, जिनका एचसीएफ क्या हो, यानी कि जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, ये किसी भी चीज से नहीं कटे, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, इसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। जैसे कि देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9, जरूरी नहीं कि दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, ये प्राइम है, देखो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा, अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ जो है 1 आएगा, इसीलिए 2 और 9 क्या है, 2 और 9 हमारा क्या है, को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। समझ गए हम लोग। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जब दोनों नंबर का एचसीएफ क्या हो, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे यही पूछा हुआ है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं सदैव क्या होती हैं, तो दो क्रमागत यानी कि लगातार 2 और 3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 और 6। एक और एग्जांपल ले लो, 10 और 11। तो देखो इसका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा, ठीक है ना। कोई भी दो प्राइम नंबर या फिर कोई भी दो नंबर
ले लेंगे लगातार, उसका क्या होगा, HCF हमेशा 1 आएगा। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, आसान है कंसेप्ट। कोई भी दो लगातार यानी कि नेचुरल नंबर जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में हमेशा को प्राइम होगा, उनका HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो ये चीज भी ध्यान देना हम लोग को। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो जैसे हम लोगों ने बोला था कि स्टेटमेंट के बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे सीजीएल 20 में पूछा हुआ है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि हम लोग को जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो बताना है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। देखो क्या जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबके सब रियल नंबर हैं, बात सही है। हम लोगों ने ट्री बनाया था ऐसा, नेचुरल नंबर के अंदर क्या आता है, होल नंबर। ठीक है ना, होल नंबर के भी किस में आता है, इंटीजर में। फिर ये किस में आता है, रेशनल में। ठीक है ना, और ये सब क्या हो जाता है, ये इरेशनल हो जाएगा, और ये सबको क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर रियल। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। क्या जितने भी रियल नंबर्स हैं क्या रेशनल नंबर्स हैं, बोलो। ये हो गया हमारा रियल नंबर, मान लो। रियल नंबर में क्या क्या आता है, एक तो रेशनल आता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि रेशनल प्लस इरेशनल। इरेशनल, ठीक है ना, तो क्या ये देखो ये दोनों तो अलग अलग है बिल्कुल, ये तो हो ही नहीं सकते, यानी कि यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आगे पढ़ लेते हैं। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। ठीक तो है, देखो ये जितने भी इंटीजर है सबके सब क्या है, रेशनल नंबर है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। देखो एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, ये तो बिल्कुल बात सही है। ठीक है ना, तो ये चीज भी हम लोग को ध्यान देना है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है हमेशा किससे विभाजित होता है। तो तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या, मान लेते हैं कि पहला संख्या x है, तो इसका अगला नंबर क्या हो जाएगा, x+1। अगला नंबर फिर क्या हो जाएगा, x+2। ठीक है ना, तीन प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि इन दोनों का योग ले लेंगे तो x+x या क्या हो जाएगा 3x, प्लस ये 1+2 कितना हो जाएगा 3। तो देखो इसको हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे तो ये x+1 बच जाएगा, यानी कि ये जो नंबर है 3 से तो हमेशा कटेगा ही कटेगा। ठीक है ना, तो ये जो नंबर 3 से कटेगा तो हमेशा ये जो नंबर है 3 से कट जाएगा। तो ये तो रहा इसका बेसिक तरीका। लेकिन हम लोग अगर मान लो ऐसे नहीं करना चाहते हैं, मान लो कि हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, तो तीन प्राकृतिक संख्या ले लो कोई लगातार, 1 2 3, इन तीनों को ऐड कर लो, 3 2 5 और 1 6। देखो ये 6 से कट रहा है। ठीक है ना, अब देखो 6 से तो यहाँ पे कोई 6 से कटने वाला, ये तो 9 नहीं कटेगा 6 से। ठीक है ना, 15 भी नहीं कटेगा 6 से, 21 से भी नहीं कटेगा, यानी कि ये केवल यही ऑप्शन है। मान लो कि इसमें दो ऑप्शन ऐसे मिल जाते जो 6 से कटने वाले होते, तो क्या करते, एक और नंबर ले लेते, 2 3 4 ले लेते हैं, 4 3 7 और 2 9। अब देखो 9 भी आ गया, 9 से कटने वाला 3 है कि नहीं। अगर मान लो हम 2 से स्टार्ट किए होते तो 9 से कटने वाला ये भी है, ये भी है। तो क्या करते, हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते, मान ले 5 6 7 ले लेते हैं, तो 6 5 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18। ठीक है ना, तो ऐसे एग्जाम्पल ले लेकर हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। तीन क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो चलो सम संख्याओं को ले लेते हैं, 2 4 6। ठीक है ना, तो 4 और 2 6 और 6 और 6 12 होता है। चलो 12 से कटने वाले कौन कौन है, ये भी है, ये भी है, ये दोनों ऑप्शन ऑप्शन तो चलेगा। ठीक है ना, यानी कि 12 को 6 भी काट देगा और 12 भी काट देगा, ये दोनों तो नहीं काट पाएंगे, तो दो ऑप्शन हमारे पास फंस गए। तो एक और एग्जांपल लेना पड़ेगा। चलो 2 से लिए हैं तो 4 से ले लेते हैं, 4 6 8, तो 6 और 4 10, 10 और 8 18। चलो 18 को कौन कौन काट देगा, 12 तो नहीं काट पाएगा, तो बच गया हमारा 6। तो ये तो रहा हमारा क्या हम लोग एग्जाम्पल लेके कर लिए। अब बेसिक तरीका क्या हो जाएगा, पहला नंबर x हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x+2, क्योंकि क्या है सम संख्या है, तो ये देखो 2 2 का गैप है, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा x+4। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3x+6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x+2। अब देखो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, यहाँ पे x जो है, x हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो जब ये इवन नंबर है तो ये, ठीक है ना, तो x जो है किसके इक्वल होगा, 2n के इक्वल होगा, यानी कि 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है 2n के इक्वल हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पे है ही, तो 3 यहाँ पे 2 और कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा n+1। तो यानी कि ये नंबर हो गया 6 × n+1, यानी कि ये जो नंबर है हमेशा 6 से कटेगा, तो ऑप्शन भी हमारा आ गया 6 से कट जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग को कंसेप्ट नहीं पता है तो हम लोग बेसिक से भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है ना, तो इसमें भी कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो तीन क्रमागत विषम संख्याएं, तो चलो विषम संख्याएं ले लो, 1 3 5, तो 5 3 8 और 1 9। चलो 9 को काटने वाली कौन कौन है, ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, ये दोनों तो चलेगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 5 7,
5 और 3 8 और 8 और 7 15। देखो 15 को केवल 3 ही काट पाएगा, 9 तो नहीं काट पाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? तो हमेशा देखो ऐसे ही एग्जाम्पल लेके करेंगे ऐसे टाइप इस टाइप के क्वेश्चन को तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना? बेसिक तरीका इसका काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जो n क्यूब माइनस एन माइनस इंटू एन माइनस टू की तरह की प्रत्येक संख्या को विभाजित करे। ठीक है ना? इस टाइप के जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है ना, इसको विभाजित करने वाले नंबर्स हम लोग को बताना है, जहाँ n क्या है, n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, जो कि 2 से बड़ी है। यानी कि n प्राकृत संख्या 2 से बड़ी है, यानी कि 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे करके इनफाइनाइट तो जा सकता है। ठीक है ना? तो अपने मन से देखो पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसे ही इसको भी करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, अपने मन से कोई भी वैल्यू रख लेते हैं। चलो सबसे पहले n का वैल्यू 3 रख लेते हैं। तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, n क्यूब माइनस एन इंटू में n माइनस टू। ये क्या हो जाएगा देखो, ये 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस माइनस 3 जाएगा तो 24 इंटू में n माइनस टू यानी कि 1। तो ये हो जाएगा 24। अगर n का वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग, 4 रख लेते हैं, तो ये क्या कितना हो जाएगा, 4 चौका देखो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 में से 4 गया 60 इंटू में 4 में से 2 गया 2, तो यानी कि ये हो जाएगा 120। तो देखो पूछा क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स एवरी नंबर ऑफ दैट फॉर्म। ठीक है ना, इस नंबर को कौन डिवाइड कर देगा। तो देखो यहाँ पे 24 बन रहा है मिनिमम, ठीक है ना, ये 120 हो गया, यानी कि 24 का मल्टीपल ही बन रहा है कि नहीं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 24। देखो 12 भी हो सकता है, लेकिन क्या पूछा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखो 12 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है ना, सब हो सकता है, लेकिन लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनमें से सबसे बड़े का वर्ग, ठीक है ना, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं। तो एक संख्या में देखो, अब 3 क्रमागत संख्या है, उसको हम लोग कैसे मानेंगे, 3 क्रमागत संख्या है, इसको मानने का तरीका हम लोग सीखे हैं एपी में। ठीक है ना, एक अगर मान लो x है और देखो प्राकृत संख्या है, ठीक है ना, प्राकृत संख्या, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। तो इसके जस्ट पीछे वाला नंबर क्या होगा, x माइनस 1। तो इन तीनों को हम लोग ऐसे मानेंगे। ठीक है ना, अगर मान लो कि 3 अगर इवन नंबर होता तो कैसे करते, ये पहला नंबर मान लो x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2। तो इसके जस्ट पीछे वाला नंबर कौन सा होगा, x माइनस 2। ठीक है ना, तो इस तरीके से मान लेते। तो चलो पूछा क्या है, उनमें से सबसे बड़ी का वर्ग, तो सबसे बड़ा कौन है, ये है, तो सबसे बड़ा जो है उसका वर्ग अन्य दोनों के गुणनफल से 16 अधिक है। अन्य दोनों यानी कि इन दोनों के गुणनफल से 16 अधिक है। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। तो इसको ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस एक्स इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 16 माइनस 1 यानी कि 15। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 5। पूछा है क्या, इस संख्या में से सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखो सबसे छोटी संख्या क्या है, x माइनस 1। तो x माइनस 1 का पूछा है, तो 5 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4। ठीक है ना, तो हमेशा यानी कि कभी भी 3 नंबर मानने की बात हो तो हम लोग इसी तरीके से मानेंगे, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा आसानी हो जाता है। हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये सब अपना स्मार्ट अप्रोच है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना, यदि इतना इज इक्वल टू इतना है तो ए और बी के मध्य अंतर क्या है। देखो ए और बी जो है 15 से कम है, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे इक्वल टू भी होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू दे दिया है। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, ये एक अलजेब्रा का फॉर्मूला बनता है यहाँ। ये देखो 65 है, हम लोग करते क्या है कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन में इधर भी 1 ऐड कर देते हैं और इधर भी 1 ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ। इससे फायदा ये हो जाएगा, देखो ये 1 प्लस ए है, ठीक है, अब इन दोनों में बी है तो बी कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर भी 1 प्लस ए बचेगा, और ये हो जाएगा 66। तो देखो ये 1 प्लस ए यहाँ पर भी है, 1 प्लस ए यहाँ पर भी है, तो 1 प्लस ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये तो पूरा पूरा कॉमन हो गया, तो केवल यहाँ पे 1 बचा हुआ है, प्लस यहाँ पे ये तो कॉमन हो गया, क्या बचा है, बी बचा हुआ है, तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है ना, अब देखो ये दोनों फॉर्मूला बन गया। अब देखो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट दोनों का मिल के प्रोडक्ट जो है 66 है, तो ये क्या हो सकते हैं, या तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा, तभी भी पॉसिबल है।
नहीं तो ये 2 हो जाएगा और ये 33 हो जाएगा, तो भी पॉसिबल है। 3 से ये 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 22 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना। 4 से तो नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं, 6 से कटेगा, ये 6 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, तो भी पॉसिबल है, ठीक है ना। अब 7, 8, 9, 10, 11 अब तो रिपीट होने लगा, यानी कि इतने ही पॉसिबल हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी जो है 15 के इक्वल है या उससे कम है, यानी कि ए और बी 15 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो देखो इससे चलेंगे अगर, तो अगर इससे देखो ये 1 प्लस ए का मतलब 1 है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 0 आ जाएगा। बी का मतलब देखो ये 1 प्लस बी का इक्वल टू किसके है, 66 के है, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से बी का वैल्यू हो जाएगा 65, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है। 65 से देखो 15 से कम होने चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से देखो ए का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है ना, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 33 में से 1 माइनस कर देंगे 32, ये भी पॉसिबल नहीं है, हमको 15 से कम ही चाहिए। चलो यहाँ से कर लेते हैं, ए का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 22 में से 1 करेंगे 21, ये भी पॉसिबल नहीं है, देखो 21 हो गया ये, यानी कि यही एक पॉसिबल है। यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 और फिर बी का वैल्यू आ जाएगा 10, और ये दोनों देखो पॉसिबल है कि नहीं। तो पूछा क्या है, ए और बी के मध्य अंतर बताना है, तो ये 10 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये अदला बदली भी हो सकते हैं, अगर ये ऐसा है तो ये 66 गुना 1 भी हो सकता है, तो ए का वैल्यू देखो ये बी का वैल्यू 0 और ए का वैल्यू कितना 65 हो जाएगा, तो इसको हम लोग अदल बदल के भी लिख सकते हैं जब जरूरत पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या देना ध्यान, कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन कभी भी रहेगा तो इधर भी 1 ऐड करना है, इधर भी 1 ऐड करना है, ठीक है ना। इसके बाद एक फॉर्मूला बन जाएगा और आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब दिए गए समीकरण में एफ का अधिकतम मान बताना है, ठीक है। इन तीनों को ऐड करने पे इतना आना चाहिए, तो चलो ये 5 है, ये ई है और ये 9 है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बीपीएससी में तो आता है ये क्वेश्चन। ये हो गया 3, ये हो गया जी, ये हो गया 7, इन तीनों को ऐड किए हैं तो कितना आया है 1114, ठीक है ना। तो हम लोग को बताना क्या है, हम लोग को एफ का वैल्यू बताना है। तो देखो 9 और 8 17, 17 7 24, ठीक है ना, यहाँ पे कैरी 2 आया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन तीनों डिजिट के बारे में तो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन इसके बारे में पता है 5 2 7, ठीक है ना, 5 और 2 7, और ये क्या हो गया 3 10, और ये यहाँ पे लिखा है 11, इसका मतलब इन तीनों को ऐड करने के बाद कैरी कितना बचा होगा, 1 बचा होगा, तभी ना ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना। इन तीनों को ऐड करने के बाद क्या होगा, देखो 5 और 3, 5 2 2 7, 7 3 10, ठीक है, तो 10 यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 11 हुआ है, इसका मतलब इधर से एक कैरी आया होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और जो एक कैरी इधर आ गया वो भी तो होगा, यानी कि इन तीनों का सम जो है, देखो ये इन सबका सम 2 प्लस ई, 2 प्लस ई प्लस एफ प्लस जी जो है, इन सबका सम जरूर 11 रहा होगा, तभी ना यहाँ पे 11 का 1 लिखा है और यहाँ पे एक कैरी आ गया, तो ये चीज हम लोग समझ लिए। अब देखो ये हो गया ई प्लस एफ प्लस जी का वैल्यू जो है 9 हो जाएगा। पूछा क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, देखो यानी एक्स एफ का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, जहां ई एफ जी प्रत्येक किसी संख्या को दर्शाते हैं, ठीक है ना, यानी कि ई एफ जी जो है कोई ना कोई नंबर है। तो ये तो नहीं बोला है कि ये नेचुरल नंबर है, अगर नेचुरल नंबर होते तो ये 1 से स्टार्ट होते, कोई ना कोई नंबर है तो कोई ना कोई नंबर क्या है 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, तो यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसका अगर हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इनका क्या चाहिए, इन लोगों को जितना कम से कम करेंगे, तभी ना, इनको जितना कम कम देंगे क्या होगा, इसको ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना, यानी कि इसको 0 ले लेते हैं, इसको भी 0 ले लेते हैं, तो सीधा सीधा एफ क्या हो जाएगा, एफ का वैल्यू 9 हो जाएगा। अगर तीनों को इक्वल होता तो 3 3 हो जाता, सब 3 3 हो जाते, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता, अगर ये मिनिमम पूछा होता तो इसी को 0 बना लेते, बाकी सब क्या हो जाता, बाकी सब ये अपने में ये 5 हो जाता, ये 4 हो जाता, या फिर ये 4 हो जाता, ये 5 हो जाता, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है एफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 9, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा नंबर सिस्टम, आज नंबर सिस्टम को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और हम लोगों ने लगभग 70% के आसपास सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि अपने आप में देखो नंबर सिस्टम ही इतना बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग को इसमें लगा होगा, 8 से 9 वीडियो इसमें आ गई हैं, बाकी सारे चैप्टर थे 1 से 2 वीडियो में खत्म हो जा रहे थे, ठीक है ना। तो और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ही पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है
और इसी वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखना है और क्वेश्चन को भी मल्टीपल टाइम्स बनाना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना? अगले चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, कोशिश करेंगे कि उसको भी एक वीडियो में खत्म कर दें, ठीक है? उसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे, ठीक है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच।